हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने ऊतक टिश्यूज को देखा। आज हम मानव शरीर से जुड़ी हुई संरचनाओं को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे त्वचा को, स्किन, जो कि किन परतों से मिलकर बनी होती है, तथा दूसरा मानव के कंकाल तंत्र को। मानव का कंकाल तंत्र जो कि अस्थियों तथा उपास्थियों से मिलकर बना होता है। तो शुरू करते हैं देरी न करते हुए आज के सेशन को। सबसे पहले हम देखेंगे मानव के अध्यावरणी तंत्र को। अध्यावरणी तंत्र से मतलब होता है मनुष्य के बाहर जो सतह होती है, जैसे हम त्वचा कहते हैं, वह किस प्रकार से बनी होती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो त्वचा तथा उससे संबंधित रचनाओं का अध्ययन हम अध्यावरणी तंत्र में करते हैं। दूसरा, मनुष्य की त्वचा दो स्तरों में बटी होती है, दो रचनाओं से मिलकर बनी होती है। पहला है उपचर्म। उपचर्म को हमने पिछले सेशन में जब हम टिश्यू पढ़ रहे थे, जंतु ऊतक, उसमें हमने सबसे पहला जो पढ़ा था उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने उसमें देखा था कि ऐसी कोशिकाओं का समूह जो शरीर की सुरक्षा करता है, परिवहन तथा उत्सर्जन का कार्य करता है, जिसमें हम पढ़ रहे थे मानव की त्वचा, जो मनुष्य की त्वचा होती है, जो बनी होती है एपिडर्मिस से। तो अगर हम देखें तो त्वचा उपचर्म जिसे कहते हैं वह एपिडर्मिस कहलाती है। यह अगर देखें तो त्वचा की बाहरी परत होती है, जो हमारी स्किन है, इसकी बाहरी परत को हम क्या कहेंगे? उपचर्म। क्या कहेंगे? उपचर्म। अगर देखें तो त्वचा की बाहरी परत होती है जो भ्रूणीय एक्टोडर्म से बनी होती है, जो भ्रूणीय एक्टोडर्म से मिलकर बनी होती है। दूसरा, अगर हम देखें तो इससे एपिडर्मिस जो है उपचर्म है, इससे अंदर वाली सतह, इससे अंदर वाली जो सतह होती है उसे बोलते हैं चर्म, डर्मिस। क्या बोलते हैं? चर्म, यानी कि डर्मिस। यह त्वचा की अंदर की परत होती है, यह त्वचा की अंदर की परत होती है जो भ्रूणीय मीसोडर्म से बनी होती है। किससे बनी होती है? भ्रूणीय मीसोडर्म से। तो अगर हम समझें तो एपिडर्मिस बाहरी सतह है और यह एक्टोडर्म से बनी है, जबकि इससे अंदर वाली सतह चर्म, जिसे डर्मिस कहते हैं, वो मीसोडर्म से बनी है। अगर हम देखें तो मनुष्य की जो त्वचा का रंग है, आपने देखा होगा कोई वाइट है बिल्कुल, कोई ब्लैक है, कोई ब्राउनी कलर का है। इंडियंस को हम ब्राउन कहते हैं, इसलिए बड़ा शानदार सॉन्ग है ब्राउन मुंडे। वो जो शब्द यहाँ से निकलता है वो यहीं से निकलता है कि स्किन का कलर ब्राउन होता है। वाइट अगर हम देखें, यूरोप और स्कैंडिनेवियन जितनी भी कंट्रीज हैं उनके लोग अगर हम देखें, रशिया वगैरह के, तो वो वाइट देखते हैं। जब हम अफ्रीका की भूमि पर जाते हैं तो हम अफ्रीका की भूमि को जब देखते हैं तो वहाँ पर त्वचा का रंग काला होता है। एक कारण भूभौतिकी है, जियोग्राफिकल कंडीशंस भी हैं। ठीक, तो अगर हम बायोलॉजी में उनकी कंडीशंस देखें, बायोलॉजी में उनका कारण देखें, तो उसका कारण एक वर्णक होता है। क्या होता है? वर्णक। और क्या है वर्णक? त्वचा का रंग मेलेनिन वर्णक के कारण होता है। कौन सा वर्णक है? मेलेनिन। मेलेनिन वर्णक के कारण त्वचा का रंग डिपेंड करता है कि वह काला होगा या गोरा होगा। यदि मेलेनिन का परसेंटेज या फिर अगर उसका प्रभुत्व है वह ज़्यादा मात्रा में है तो रंग काला होगा, और अगर मेलेनिन की मात्रा कम है, मेलेनिन की मात्रा कम है तो उसका रंग गोरा होगा। कोई और नया कारण नहीं है। तो किसी का रंग गोरा है, किसी का रंग काला है, यह पहला ज्योग्राफिकल कंडीशंस पर, दूसरा एक वर्णक यानी कि मेलेनिन के आधार पर होता है। और हमने दुनिया भर में देखा है कि इसी रंग के कारण बहुत बड़ा भेदभाव भी हुआ। 190 वर्ष भारत में अंग्रेज शासन करते हैं, प्लासी के युद्ध से लेकर 1947 तक। उसका एक बड़ा कारण आप देखते हैं कि वहाँ भी एक भेदभाव था, काले और गोरे का। आप लंबे समय तक देखते हैं अमेरिका में, और आज भी अमेरिका में भेदभाव होता है। एक काले व्यक्ति को इसलिए घुटने के बल बैठाया जाता है, उसके गले पर घुटना रखा जाता है कि वह काला है, और उसकी मौत हो जाती है। तो दुनिया में जब मानवाधिकार की बात होती है, अमेरिका दुनिया भर के मानवाधिकार की बात करता है, तो वह यह भूल जाता है कि उसके यहाँ सबसे ज़्यादा रेसिज्म है। भारत में जब वो रिपोर्ट्स निकालता है भारत के विषय में, कहता है कि भारत में धर्म के आधार पर स्वतंत्रता कम हो रही है, तो यह उसे सोचना चाहिए कि उसके देश में सबसे ज़्यादा रेसिज्म है, उसके देश में सबसे ज़्यादा रेसिज्म है, यह उसे समझना चाहिए।
और रेसिज्म एक बहुत बड़ी विडंबना है इस दुनिया की, जो दुनिया झेल रही है, आज भी झेल रही है इस चीज़ को। और केवल किसके आधार पर? पहला ज्योग्राफिकल कंडीशन और बायोलॉजिकल कंडीशन देखें तो मिलेनिन वर्णक के आधार पर त्वचा का रंग गोरा या काला होता है। मिलेनिन यदि ज़्यादा है तो त्वचा का रंग काला है, और मिलेनिन यदि कम है तो त्वचा का रंग व्हाइट या गोरा है, और कोई नया कारण नहीं है। तो हमने समझा त्वचा, स्किन को, स्किन कैसे बनी होती है, कितनी परत होती है, किसके कारण होती है, और त्वचा का रंग किसके कारण आपका काला या गोरा होता है। तो आपको पता चल गई कि अगर त्वचा का रंग पूछता है कि त्वचा का रंग क्यों काला और गोरा होता है, तो आप बताएंगे मिलेनिन वर्णक के कारण, मिलेनिन वर्णक के कारण। अब हम समझते हैं मानव शरीर के कंकाल तंत्र को। अगर हम समझें मानव शरीर का कंकाल तंत्र अस्थि तथा उपास्थियों से मिलकर बना होता है। अस्थि यानी कि बोन, सिंपल भाषा में हड्डी बोल देते हैं उसे। तो अगर हम समझें मानव का शरीर 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कितनी? 206। मगर आपको पता है कि एक बच्चे में कितनी हड्डियां होती हैं, कितनी अस्थियां होती हैं? तो बच्चे में 300 हड्डियां होती हैं। आप कहेंगे कि बच्चे में 300 हड्डियां, और एक मानव शरीर, एक एडल्ट फिगर, एक एडल्ट व्यक्ति में जो 18 प्लस का है उसके 206, ये 300 से 206 कैसे हो गए? क्योंकि वो तो बच्चा तो छोटा है, और आप सोच रहे हैं कि वह शरीर में बड़ा है, तो बड़ा छोटे का अंतर होना चाहिए। किंतु आपको पता होना चाहिए कि हड्डियां बाद में जुड़ जाती हैं, जिससे अंत में हड्डियां कितनी रह जाती हैं? 206। तो समझिए कंकाल तंत्र, मानव कंकाल तंत्र अस्थि एवं उपास्थि से मिलकर बना होता है। कंकाल तंत्र का अगर हम विभाजन करें तो मानव के कंकाल तंत्र का विभाजन दो आधार पर होता है। पहला है अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांग कंकाल। अक्षीय कंकाल अगर हम देखें जिसमें हमारी क्या आती है? खोपड़ी यानी कि ब्रेन, उसके बाद मुंह, और ये आगे का हिस्सा मांसपेशियां, आगे की पेशी, ठीक है। और उपांग कंकाल में यह नीचे का जो हिस्सा है वह उपांग कंकाल का हिस्सा है। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां यानी 80 अस्थियां और 126 उपांग कंकाल में। टोटल अगर देखें तो 206 हड्डियां होती है मानव शरीर में। तो मानव शरीर में कुल हड्डियां होती हैं 206। बच्चे के शरीर में कुल हड्डियां कितनी होती हैं? तो लगभग 300। कितनी हड्डियां? 300। अब यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि सबसे लंबी हड्डी, तो सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? फीमर। कहां पर मिलती है? तो आप बताएंगे जंघा में, थाइस में। दूसरा सबसे छोटी हड्डी आप जानते हैं स्टेपीज। कौन सी है? स्टेपीज। यह हमारे कान में मध्य हिस्से में मिलती है, मध्य हिस्से की हड्डी है कान की। तो आप बताएंगे यह स्टेपीज हमें कान में मिलती है। अच्छा, सबसे मजबूत हड्डी तो आप बताएंगे मैंडिबल। कौन सी है? मैंडिबल। सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल। यह हमें कहाँ मिलती है? तो ये जबड़ा, ये निचले जबड़े की जो हड्डी है इसे हम मैंडिबल कहते हैं। यह मानव शरीर का बहुत मजबूत हिस्सा भी माना जाता है। पर सबसे मजबूत हिस्सा अगर पूछे मानव शरीर में तो वह दांत का आगे का हिस्सा है, जिसे हम इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनेमल। जो दांत के आगे का हिस्सा है उसे हम क्या कहते हैं? इनेमल। तथा मजबूत हड्डी की बात करें तो यह आपका जबड़ा है, जिसे आप क्या कहते हैं? मैंडिबल। तो सबसे मजबूत हड्डी कौन से? मैंडिबल। आया समझ? अगला अगर हम देखें मांसपेशी, तो मांसपेशी जो है रेशे के समान, धागे के समान होती है। किसके समान? रेशे के समान, सूक्ष्म रेशा। और अगर देखें तो इन्हें बोलते हैं पेशी रेशक। क्या बोलते हैं? पेशी रेशक, जिन्हें हम क्या कहते हैं? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल बोलते हैं उन रेशों को जिनसे मांसपेशियां मिलकर बनी होती है। मायोफिब्रिल किसे कहते हैं? वह सूक्ष्म रेशे जिनसे मांसपेशियां मिलकर बनी होती है। टेंडन, टेंडन पढ़ा है हमने, मसल टिश्यू जब हम पढ़ रहे थे पेशी तक, तो हमने टेंडन और लिगामेंट को पढ़ा था। टेंडन क्या होता है? एक पतली व मजबूत डोरी जिससे मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है। कौन? टेंडन। मांसपेशी को किससे जोड़ता है? अस्थि से। कैसी होती है? पतली और मजबूत डोरी के समान होती है टेंडन। दूसरा है लिगामेंट। यह तंतु में ऊतक होता है। ऊतक होता है, ये बात तो हमें पता है क्योंकि ऊतक हमने पढ़ा था। कौन सा? पेशी ऊतक। उसमें हमने ये टेंडन और लिगामेंट पढ़े थे। लिगामेंट क्या होता है? तंतु में ऊतक जो अस्थि को अस्थि से, बोन को बोन, हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो तंतु में ऊतक जो अस्थि को अस्थि से जोड़ता है क्या कहलाता है? लिगामेंट कहलाता है। अब हम समझते हैं कि हम जब ज़्यादा कार्य कर लें, ज़्यादा जाग लें, तो हमें एक समस्या आती है थकावट की। हमारे
बॉडी में बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है। उस थकावट का कारण क्या होता है? तो मानव शरीर में थकावट का कारण होता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियां जो मसल्स हैं, मसल्स, इसमें क्या बढ़ जाता है? लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है। तो लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ने से हमें थकावट महसूस होती है। इस थकावट को दूर कैसे किया जाता है? तो आप समझते हैं कि जब हमें थकावट होती है तो सबसे पहला क्या कहा जाता है कि आराम कर लो, रेस्ट कर लो, जितना किया जा सकता है रेस्ट कर लो, सो लो। तो अगर हम विश्राम कर लें तो यह लैक्टिक एसिड की मात्रा फिर क्या हो जाती है? कम हो जाती है, शरीर के अनुसार हो जाती है और हमें थकावट महसूस नहीं होती। तो मानव शरीर में थकावट का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो आप बताएंगे लैक्टिक अम्ल का पेशियों में बढ़ जाना। मसल्स में क्या बढ़ जाता है? लैक्टिक एसिड। और जब हम विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, तो लैक्टिक एसिड की मात्रा क्या हो जाती है? कम हो जाती है और फिर अगर हम समझें तो थकावट महसूस नहीं होती है। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।